प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए, संस्कृत अगर आपने एक अलग विषय के रूप में ले रखी है तो 2024 का एग्जाम आपका बोर्ड होने वाला है। 20 एमसीक्यू और 50 वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ आपका पेपर आएगा। बिल्कुल सेम जैसा बोर्ड में आना है, सेम वैसा ही पेपर लेकर हम उपस्थित हुए हैं। जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, इस पेपर को वायरल कर दीजिएगा। क्योंकि संस्कृत आप लोग पढ़ते हैं और आप कम ही लोग पढ़ते हैं, फिर भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका ये उद्देश्य बनना चाहिए, ये आपका एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप इसको शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। संस्कृत 2024, ठीक है। सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में, सेम ऐसा ही पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा 2024 का, जैसे आप देने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको अनुक्रमांक नाम का और यहां मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यहां पर एक कोड दिखाई देगा और यहां पर विषय कोड दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, और यहां पर देखिएगा समय आपका लिखा है, फिर नीचे दिए गए निर्देशों को भली भांति आपको पढ़ना है। पूर्णांक 70 का होगा, 70 में 50 आपको कॉपी पर लिखने होंगे, 20 एमसीक्यू होंगे जिनका आंसर आपको OMR पर देना होगा, और 30 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 100 का हो जाएगा पूर्णांक इसका, ठीक है। अब यहां देखिएगा, निर्देश भली भांति पढ़िएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश जरूर पढ़िए, क्योंकि निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो बातें गड़बड़ हो सकती हैं आपके एग्जाम में। इस प्रश्न पत्र के दो खंड है। कितने खंड है? दो खंड है। एक खंड है आ और एक दूसरा खंड है बा। खंड आ तथा बा दो उपभाग का और खा में विभाजित है। खंड आ में आपको एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ठीक है। ना तो आपको आंसर काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। इरेजर मतलब जिसको आप रबर बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जिनके आंसर आपको कहां देने हैं, कॉपी में देने हैं, ठीक है। खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करना आवश्यक है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय, ठीक है, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आप नष्ट ना करें। यानी कि जो प्रश्न पहले आ रहा है आप पहले कीजिए, नहीं आता है तो उस पर टाइम की वेस्टिंग मत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ये खुद बोर्ड कह रहा है, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। खंड आ सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब OMR सीट पर उत्तर देने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ। अब यहां पर क्या होगा, आपका संस्कृत सेम पैटर्न ऐसा ही होगा। यहां पर 20 प्रश्न आपको 20 अंकों के मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है और गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर चयन करना है। यहां पर आपको एक गद्यांश यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है। फिर इसके नीचे दो प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न संख्या 1 और 2, तो यहां पर दोनों के उत्तर आपको दे देना है। संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला सुमधुरा, ठीक है, चेती। सर्वैः अपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिः एकेर स्वरेण स्वीक्रियते, भारतीय विद्या विशारदेस्तु संस्कृत नाम देवी वाक् अनुआख्याता महर्षिभिः। संस्कृत भाषा हे गीर्वाण वाणी नामना संसद्धम समामनाता। तो ये पूरा का पूरा गद्यांश है। 2-4 शब्द यहां पर इधर उधर हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सेम गद्यांश आपको मिलेगा संस्कृत में, आपके चैप्टर से होगा। संस्कृत गद्य भारती से ये गद्यांश होगा, ठीक है। अब यहां पर पहला प्रश्न इसी गद्यांश से बनना है कि उक्त गद्यांशः शीर्षकः अस्ति संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम, संस्कृत भाषा दर्शनम, संस्कृत भाषाया गौरवम। तो आपका जो चैप्टर है
संस्कृत भाषाया गौरवम चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? संस्कृत भाषाया गौरवम है। तो आप ये लिख देंगे डी वाला ऑप्शन, और वहां पर 4 गोले दिए होंगे, 4 गोले दिए होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। तो डी वाले को आपको डार्क कर देना है यहां पर। ठीक है, फिर है सर्वासु प्राचीनतमा भाषा का अस्ति। तो आपने ऊपर पढ़ा सर्वासु प्राचीनतमा भाषा संस्कृत अस्ति, तो यहां पर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। श्रृंगेरी पीठम कुत्र अस्ति। श्रृंगेरी पीठ कहां है? श्रृंगेरी पीठ कहां है? उज्जैन नगरे है, द्वारिका पीठे है, मैसूर प्रदेशे है, प्रयागे है। कहां है श्रृंगेरी पीठ? बताइए श्रृंगेरी पीठ कहां? तो प्रश्न ये कह रहा है आगे की श्रृंगेरी पीठम कुत्र अस्ति। श्रृंगेरी पीठ कहां है? श्रृंगेरी पीठ उज्जैन नगरी, द्वारिका पीठे, मैसूर और प्रयागे। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, मैसूर प्रदेशे श्रृंगेरी पीठ अस्ति। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा आप, श्रीमद् भगवद गीतायाः प्रतिपाद्य विषयः का अस्ति। तो सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, अभाव कर्म है, कौन सा? तो यहां पर निष्काम कर्म। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, श्रीमद् भगवद गीतायाः प्रतिपाद्य विषयः निष्काम कर्म। ठीक है, निष्काम कर्म। और पांचवा प्रश्न है कि मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। मूर्ख पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न की संज्ञा कर देते हैं। तो ये पाठ विधीयते सूक्ति उद्धृतो अस्ति। कहां से सूक्ति है? सूक्ति सुधा से है, गीतामृतम से है, या फिर लक्ष्यवेद परीक्षा से है, विद्यार्थी चर्या से है। तो ना गीतामृतम से है, ना लक्ष्यवेद परीक्षा से है, ना विद्यार्थी चर्या से है, ये सूक्ति सुधा से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां पर। फिर कहता पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम कर्मभूषणम, दयाभूषणम, वाग्भूषणम, क्षमाभूषणम। तो क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, ये पंक्ति थी। तो यहां पर सी ऑप्शन वाग्भूषणम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। शंख चूड़ा कहा आसी। देखो कथा नाटक कौमुदी का भी आ गया। देखो मिक्स मिलेंगे, गद्य देखो संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम और कथा नाटक कौमुदी, तीनों से मिश्रित ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और फिर व्याकरण के 10 में आपका क्या क्या आएगा? 10 में देखो कथा नाटक कौमुदी आएगा, ठीक है, गद्य भारती आएगा और पद्य पीयूषम। इन तीनों से 3-3 प्रश्न मिलाकर के 10 प्रश्न यहां बनेंगे। और 10 प्रश्न आपके बनेंगे कहां से? व्याकरण से बनेंगे। 10 प्रश्न कहां से बनेंगे? व्याकरण से। कुल मिला के 20 MCQ आपके बनने हैं। ठीक, शंख चूड़ा का आसीत, तो शंख चूड़ा एक कहा, नागा आसीत, ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विनय रमानाथस्य कह आसीत। विनय रमानाथ का कौन था? मित्र था, शिष्य था, जनक था, भ्राता था। तो यहां पर मित्र था। विनय कौन था? मित्र था, ऑप्शन ए सही होगा। बाद में विवाह भी अपनी बिटिया का करता है, उसके साथ, उसके पुत्र के साथ, मतलब संधि हो जाते हैं। सिख धर्म से गुरु गोविंद सिंह कतमह गुरु आसीत। यानी सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह थे वो कितने नंबर के गुरु थे? यहां पर दशमा, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्था। तो यहां होगा प्रथमा गुरु आसीत। क्या होगा? प्रथमा होगा, दसमा होगा। ठीक है, दशमा गुरु आसीत, ए ऑप्शन सही होगा। उपभाग खाता है, यानी कि अब 11वां प्रश्न जो आएगा, अब ये व्याकरण से आएंगे। कहता है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो यड़ो अंतस्था यवरल आते हैं, यवरल। ठीक है, यवरल आता है, यावराला। तो यहां देखो ये वाला ऑप्शन बी यहां पर सही है, यड़ो अंतस्थ, और ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं यहां पर। तो 11 का बी सही होगा, यवरल। फिर कहता है ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान बताओ। ई का उच्चारण स्थान क्या है ये बताओ। तो इचु यशानाम तालु आपने पढ़ा था, इचु यशानाम तालु। ठीक है, ये सूत्र है, इचु यशानाम तालु। कहने का मतलब ये है ई चवर्ग और या शा, ये क्या है से उच्चरित होते हैं? तालु से उच्चरित होते हैं। तो यहां पर तालु आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और तटीका में कौन सी संधि है?
कहते हैं कि अनुस्वार है, इष्टुत्व है, इष्टुत्व है, परस्वर्ण है। तो यहां पर इष्टुत्व संधि है, स्तो इष्टुनास्तु इष्टुनाष्टु, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां देखिए निराश्रिता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहां पर निह आश्रिता और निराश्रिता दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, तो निह आश्रिता यहां पर आप लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको दोनों मिलेंगे, निह से निस बनता है और निस से निर बनता है, लेकिन मेनली ए वाला ऑप्शन आप लगाएंगे, निह आश्रिता। पितृभी पद किस विभक्ति एवं वचन का है? पितृभी, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन यहां पर है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का ही रूप है पितृभी, इसलिए 15 का बी यहां सही होगा। नदी पद का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो भ्या 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 हमने बताया था, पंचमी षष्ठी का भ्या होता है, नहीं चतुर्थी पंचमी का भ्या होता है लास्ट में बहुवचन। तो यहां पर नदीभ्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? नदीभ्या बन जाएगा। बहुत कठिन नहीं आना है, तो यहां पर नदीभ्या बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और फिर कहता है भविष्यामः रूप किस लकार का है? तो भविष्यति भविष्यता, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः, भविष्यसि भविष्यथा, भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। तो ये आया कहां से? लट लकार से। लट लकार नहीं आया, ये लिट से आया। भविष्यत है ना, तो भविष्यत काल ही है, तो यहां पर डी ऑप्शन लिट लकार हो जाएगा। ठीक है, तिष्ठसि रूप क्या है, कहां से है? तो पठसि पठता पठत, तो पठसि है ना, तो यहां पर ऐसे करिएगा, ये 3 नंबर आप 3 लगा लीजिएगा ऐसे, ये निशान। तो यहां पे देखो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, ठीक है, तो ये रूप आया, तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, लेकिन लकार कौन हो जाएगा? लट हो जाएगा। तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यहां पर ऑप्शन ए आपका सही होता है। ठीक है, फिर आप देखिए यहां पर अगला प्रश्न, गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन का अर्थ क्या होता है? गजानन का अर्थ होता है श्री गणेश जी। तो गजानन मतलब श्री गणेश जी, मतलब बहुब्रीहि समास, यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20वां और अंतिम प्रश्न है, महाशया का समास विग्रह क्या होगा? बहुत लोग आपको महाआशया से हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, महान आशय यस्य सा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, महाशया। तो प्यारे बच्चों, अब ये आपके हो गए 20 एमसीक्यू। ठीक है, 20 क्या हो गए? ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन। अब आएंगे 50 अंक के कॉपी पर लिखने। अब आप कॉपी पर कैसे लिखेंगे? देखो, अगर आपने अभी तक संस्कृत नहीं कंप्लीट की है तो आप जाइए, और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, फुल सिलेबस लगभग फुल है, आप आराम से हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिएगा। और जब आप हिंदी अनुवाद पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको संस्कृत आ ही जाएगी। ठीक, अब खंड बा आएगा, वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, उपभाग का में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये देखिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहां पर एक गद्यांश आपका आएगा, कहता है कि किसी एक गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। दो गद्यांश मिलेंगे जिसमें से एक गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ सहित। कैसे? संदर्भ सहित कर दीजिएगा। यहां पर 4 अंक मिलने वाले, संदर्भ लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं आता है तो नहीं लिखना। ठीक है, रवींद्रस्य साहित्यिक रचनायाम नैसर्गिकी नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीत एव। ठीक, रविंद्र की साहित्यिक रचना के लिए प्राकृतिक नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो उनकी क्या थी? एक प्रधान कारण थी ही। तो परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति है विशिष्टम कारणम अभूत। परंतु लेकिन क्या वहां का जो पारिवारिक परिस्थिति थी, पारिवारिक वातावरण उनका विशेष कारण था। ठीक ठीक, इसी तरह जो है यथा गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधनायाः गतिविधियां, कला साधन की गतिविधियां, नाटका नाम मंचनानि, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठियां, चित्रकला नाम प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति, इसमें देश सेवा कर्म सदैव होते रहते थे। किसके घर में? इनके घर में।
रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। रवींद्र की प्रतिभा कथा में, कलाओं में, कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। ठीक, तो ये ऐसे अनुवाद कर देंगे आप। यहां पर कालिदास का आया है, ठीक। फिर यहां दूसरा देखिएगा, फिर आएगा क्या, फिर आपको एक सारांश लिखना होगा, पाठ का सारांश लिखना होगा, 4 अंकों में आएगा। लोकमान्य तिलक, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव। एक आएगा 4 अंक में, सारांश आपको हिंदी में लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना है। फिर आपको श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी होगी, और यहां पर भी आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, श्लोकस्तु श्लोकताम यात यत्र तिष्ठन्ति साधवा। श्लोक हो जाता है, यश का लोक हो जाता है जहां पर सज्जन लोग बैठते हैं, और लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधवा। लकार लुप्त हो जाता है, अर्थात श्लोक शोक बन जाता है जहां पर दुर्जन व्यक्ति बैठते हैं। ठीक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात न असत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो। ठीक, इसको समझो, बहुत अच्छा श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ब्रूयात न। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, जो सत्य है और अप्रिय है, यानी कड़वा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए और मीठा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म कहता है। सूक्तियों में से किसी, ये पद पीयूषम से हैं, दोनों श्लोक एक करना होगा। फिर एक सूक्ति की आपको हिंदी में व्याख्या करनी होगी, 3 अंक यहां मिलेंगे आपको। समत्वम गीतामृतम से है, आयुर्विद्या शोबलम, विद्यार्थीचर्या, शतम वर्षाणि जीवत, सूक्ति सुधा। तो इन तीनों में से आपको किसी एक की करनी होगी और 3 अंक यहां पर आपको मिल जाएंगे। क्या करना होगा, जैसे शतम वर्षाणि जीवति या फिर आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये आपका विद्यार्थीचर्या से है, तो आप लिख देंगे आराम से कि अभिवादनशील की नित्य प्रति 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, फिर इसमें से एक श्लोक का संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद करना होगा। ये 4 अंक आपको मिलने वाले हैं यहां। फिर आपको एक पात्र का कथा नाटक कौमुदी में से चरित्र चित्रण करना होगा। जैसे यहां पर कारुणिको जीमूत वाहन से जीमूत वाहन का इंपॉर्टेंट भी है, या यौतुका पाप संचया से रमानाथ का चरित्र चित्रण करना है, या फिर आपको वयम भारतीय से आफताब का चरित्र चित्रण करना है। फिर किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा और यहां पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, किसी एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, सुमेधा नागानंद से विद्यालय निरीक्षका किम नाम, गाइल्स नाम आसित, 2 अंक मिल गए। उपभाग खा आता है, और यहां पर क्या करेंगे, आपको संस्कृत का भाग होता है उपभाग खा। देखो यहां पर पहले एमसीक्यू में उपभाग का आएगा, यानी कि आपका इसमें गद्य होगा, पद्य होगा और नाटक होगा। ठीक, और व्याकरण होगा। ठीक, उपभाग खाएगा, इसमें व्याकरण होगा। समझ गया। इसी प्रकार जब 1 का उपभाग का खाएगा तो गद्य पद्य नाटक व्याकरण, इसी प्रकार 2 का भी जब का खाएगा तो का में गद्य पद्य व्याकरण और खा में व्याकरण होगी, गद्य पद्य होगा। ठीक है, अब यहां उपभाग खाया, यहां पर व्याकरण शुरू है। ठीक, तो 50-50 रहता है लगभग। यहां पर रेखांकित पदों में से किसी एक की नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखना है। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, तो यहां पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक है। हिमालयात गंगा प्रभवति, तो यहां क्या हो गया, ध्रुवम पाय अपादानम, अपादाने पंचमी, हिमालयात में पंचमी है। रामः बाणेन रावणम हतमान, राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां कर्तकर्ण तृतीया है। ठीक है, बाणेन में तृतीया है। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय आपको लिखना है। कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और भवितुम में भू धातु तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। भवितुम में भू धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा।
ठीक है। अजा में अज धातु, अज शब्द और टाप प्रत्यय हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय है। फिर एक का वाच्य परिवर्तन करना होगा, जैसे बालकः चंद्रम पश्यति, तो बालकः का बालकेन हो जाएगा, क्या कर देंगे, बालकः का बालकेन हो जाएगा, चंद्रम का चंद्रम लिखा रहेगा और पश्यति का दृश्यते हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दृश्यते हो जाएगा। बालकेन चंद्रम दृश्यते, सा हसति तया हस्यते, ऐसे हो जाएगा, सा का तया हो जाता, हसति का हस्यते हो जाएगा। अहम पुस्तकम पठानि, तो मया पुस्तकम पठ्यते, ऐसे करेंगे। लिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, इसमें आएगा संस्कृत में। तुम, मैं और हम पढ़ते हैं, यह एक लड़की आ रही है, यह एक नगर है, तो 3 वाक्यों का करना होगा। यहां 3 और 2 5 होंगे, श्रम के बिना विद्या नहीं होती। ठीक, तीनों वाक्यों के 6 अंक मिलने वाले हैं यहां पर। फिर आपको निबंध लिखना होगा, निबंध आपको 8 लाइन में लिखना होगा और 8 नंबर का होगा। ठीक है, जैसे परोपकार, सत्संगत, अनुशासन, पर्यावरण, अहिंसा, परमो धर्म, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको 4 वाक्य, 2 पदों का वाक्य प्रयोग करना होगा, और ये 2 पदों का वाक्य प्रयोग 4 अंकों में मिलेगा। तो मुक्त के होते हैं, यहां एकदा है तो एकदा बहवा जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छति, हो गया। जैसे गतवान सा गतवान यूयम, यूयम फलम, ठीक है, यूयम फलम तुम युवाम यूयम, यूयम फलम खादथ खादथ, तुम कुत्र है तो तुम कुत्र गच्छसि, शिष्या है, ठीक है, रमा मम शिष्या अस्ति, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर आपका पूरा इतना ही पेपर आएगा, मैंने आपको बता दिया। अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि मैंने आपको इतनी सुविधा प्रदान की है, तो आपका एक कर्तव्य ये बन रहा है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दो, क्योंकि संस्कृत का जो विस्तार है वो हमसे नहीं आपसे होगा। संस्कृत को बढ़ाएंगे आगे कौन, हम नहीं, आप बढ़ाएंगे। मैं तो केवल दिशा निर्देश दूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये कैसे बढ़ेगी भाई साहब, है ना। यहां तक तो हमारे पास तक तो आ गई, अब हम आपको दे रहे हैं, तो आपके पास से कहां कहां जाती है ये आपको सोचना है। संस्कृत को यहीं तक रखना है या विश्वव्यापी बनाना है। इस देववाणी को हम अपने ही अंदर तक समाये रहेंगे या फिर किसी और को भी देंगे, ये आप पर टिका हुआ है। आप संस्कृत को भली भांति पढ़ें, ऐसी मीठी वाणी, ऐसी सरस वाणी, ऐसी रसपूर्ण वाणी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 9 से 11 रसों का प्रतिपादन करने वाली है संस्कृत। ठीक है, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। मॉडल पेपर हमने आपको पूरा पैटर्न बता दिया है, लेश मात्र इधर उधर नहीं होने वाला है, बोर्ड में ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले पेपर के साथ।